Next topic from the gender urinary problems is about the pelvic inflammatory disease. सो इसके स्नैरियो सबसे पहले देख लें कि 28 ईयर्स ओल्ड वुमेन है और लोअर एब्डोमिनल पेन के साथ आ रही है। सो डिस्पेरोनिया के साथ आ रही है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीड के साथ आ रही है और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे क्या है, लोअर एब्डोमिनल टेंडरनेस है और पेल्विक एग्ज़ाम पे सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस है। मतलब उसको लोअर एब्डोमिनल पेन है, मेजर जो उसका मसला है ना वो उसकी पेन है। और डिस्पेरोनिया और एब्डोमिनल पेन, पेल्विक पेन, सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस, तो ये सब कुछ मतलब हमने हाथ भी लगाया तो उसको दर्द हो रही है। इट मीन्स दैट कि इसका प्रोविजनल डायग्नोसिस आपने बताना है और मैनेजमेंट बतानी है। Then 30 years old para 1 patient comes with a history of pain lower abdomen, उसी तरह and vaginal discharge, history of fever off and on, मतलब कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई इन्फ्लेमेशन चल रही है जिसकी वजह से फीवर है और लोअर एब्डोमिनल पेन है, विजाइनल डिस्चार्ज है। क्लिनिकल क्राइटेरिया टू मेक द डायग्नोसिस एंड लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस। देन पेशेंट है आपके पास साइंस एंड सिम्टम्स के साथ आ रहा है एक्यूट पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। इन्वेस्टिगेशंस आप क्या करेंगे और ट्रीटमेंट क्या करेंगे। देन लोअर एब्डोमिनल पेन, फीवर, नोज़िया, वॉमिटिंग और इसमें जो एक्स्ट्रा नोज़िया वॉमिटिंग है और एडनेक्सल टेंडरनेस है, सर्वाइकल एक्साइटेशन एंड सीरोप्रुलेंट डिस्चार्ज। डायग्नोसिस, मैनेजमेंट। देन वुमेन प्रेजेंट्स द एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट, क्या हो गया, हिस्ट्री ऑफ सीवियर एब्डोमिनल पेन, मतलब इतनी दर्द है कि वो इमरजेंसी में आई है और फिर जनरल डिस्चार्ज है, नोज़िया एंड फीवर है। इन्वेस्टिगेशंस क्या करवाओगे और ट्रीटमेंट क्या करोगे। देन क्रोनिक पेल्विक पेन, पेन के साथ आ रही है, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होंगे और ऑन द इफ़ शी हैज़ गॉट कन्फर्म्ड अपीयरेंस ऑफ क्रोनिक पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ ऑन लैप्रोस्कोपी, तो अब ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होंगे। सो स्नैरियो को आपको डिस्कस किया ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कौन से यूक्यूज़ आते होते हैं और किस तरह से आते हैं यूक्यूज़। तो इंशाल्लाह हम टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सो पीआईडी इज़ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, मतलब इन्फ्लेमेशन है जो पेल्विस के अंदर है। पेल्विस मीन्स कि उसने ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट की हुई है। सो इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन अराइजिंग फ्रॉम द एंडोसर्विक्स, मतलब स्टार्ट कहाँ से हो रही है, एंडोसर्विक्स से। फिर क्या हो रहा है, वो असेंड कर रहा है। इन्फेक्शन जो एंडोसर्विक्स में था अब वो एंडोमेट्रियम में चला गया तो एंडोमेट्राइटिस करवा देगा। फेलोपियन ट्यूब में चला जाएगा तो सेल्पेंजाइटिस हो जाएगा। ओवरीज में चला जाएगा तो ओवराइटिस हो जाएगा। पेरिटोनियम में चला जाएगा तो पेरिटोनाइटिस हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, जब इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन चलेगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, एब्सेसेस बन जाएंगी, स्कारिंग हो जाएगी। सो ट्यूबो ओवेरियन मतलब फेलोपियन ट्यूब, ओवरीज एंड पेल्विक एब्सेसेस। So inflammation and infection arising from endocervix leading to endometritis, salpingitis, ophiritis, pelvic peritonitis and subsequently formation of tubo-ovarian and pelvic abscesses. This is the definition for pelvic inflammatory disease. So यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कहाँ से ये जाएगा इन्फेक्शन, दिस इज़ द एंडोसर्विक्स। तो ये एंडोसर्विक्स से एंडोमेट्राइटिस करवाएगा, फिर सेल्पेंजाइटिस करवाएगा, फिर ओफराइटिस, फिर पेल्विटोनियम में आके पेरिटोनाइटिस। तो ये सारा जो है यहाँ पे जब एब्सेसेस बन जाएंगी ट्यूबो ओवेरियन एंड जो है अलॉन्ग विद द पेल्विक एब्सेसेस, सो दिस इज़ अ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। सो क्या होता है, स्वीयर इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से डिस्चार्ज होता है म्यूकोपुरुलेंट, फेलोपियन ट्यूब में चला जाता है, फिर पेरिटोनाइटिस और फिर स्कारिंग एंड एडिहेंस। पैथोफिजियोलॉजी देख लें इसकी कि इन्फेक्शन असेंडेड टू द अपर जेनिटल ट्रैक्ट। इन्फ्लेमेशन क्या होगी, वो डिस्ट्रॉय करेगी सीलिया ऑफ फेलोपियन ट्यूब, जिसकी वजह से क्या होगा, सीलिया जब हमारे डैमेज हो जाएंगे तो स्कारिंग हो जाएगी वहाँ पे इन्फ्लेमेशन की वजह से, और फिर पॉकेटिंग विद इन द ल्यूमेन विद पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन एंड थस प्रीडिस्पोज टू एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के टॉपिक हमने पढ़ा था तो उसमें हमने रिस्क फैक्टर्स पढ़े थे एंड वन ऑफ देम वाज द पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। तो समझ आई कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में इन्फ्लेमेशन हो रही है, उसके रिज़ल्ट में स्कारिंग हो रही है और उसके रिज़ल्ट में जो है वो वहाँ पे पूरे वो सीलिया डैमेज हो गए हैं। अब जो ओवम होगा वो वहाँ से ट्रैवल नहीं कर पाएगा, तो उसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस होंगे। सो आपसे अगर पूछा जाए कि मोस्ट कॉमनली जो इन्वॉल्व होती है दैट इज़
मतलब कौन सा पार्ट है जिसमें पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है, दैट इज़ फेलोपियन ट्यूब, मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व्ड पार्ट इन द पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। साइंस एंड सिम्टम्स आपने सिनेरियो में भी देखे कि एब्डोमिनल पेन बहुत थी, पेल्विक पेन, डिस्पेरोनिया, इसलिए सबसे पहले ये आएगा। डिस्चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पेन मेजर चीज़ है। फीवर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और हैवी इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है अगर वो फीमेल जो है रिप्रोडक्टिव एज की है या मीनोपॉज अभी इसको नहीं हुआ। देन पेल्विक टेंडरनेस, सर्वाइकल एक्साइटेशन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, देन टेंडर एंड नेक्सल और पेल्पेबल पेल्विक मैस भी आपको मिल सकता है, और जनरलाइज्ड सेप्सिस इन स्फीयर एंड सिस्टेमिक इन्फेक्शन, अगर वो फैल जाए इन्फेक्शन, सेप्सिस हो जाए। देन ट्यूबल डैमेज लीडिंग टू ट्यूबल इक्लूजन, और फिर क्या होगा, एब्सेसिस बन जाएंगे, हाइड्रोसेल्फिक्स बन जाएगा। एक इसमें चीज़ होती है जिसमें लिवर की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, जब हमारा जो पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं उनकी जो है ना लिवर के साथ एडहेरेंस बन जाती हैं, क्योंकि अब पेरिटोनियम में भी इन्फेक्शन चला गया है, तो पेरिटोनियम के अंदर तो हमारे बहुत से ऑर्गन्स पड़े हुए हैं, लिवर भी पड़ा हुआ है, तो उसके साथ जब एडहेरेंस बनेंगी तो उसको हम कहते हैं, दैट इज़ द सिंड्रोम नाउन एज फिट्स हग कर्टिस सिंड्रोम। ये आपको आना चाहिए। इट इज़ अ मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ पीआईडी, जिसमें क्या होता है, पेरी हेपेटाइटिस, मतलब लिवर की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, और इसको हम कहते हैं वॉयलेंट स्ट्रिंग एडहेरेंस बन जाते हैं। ये आपको वॉयलेंट नज़र आ रहा है ना, इसकी स्ट्रिंग की तरह। ये देखें, ये ज़्यादा क्लियर होगी, ये वाली, ये जो स्ट्रिंग्स आपको नज़र आ रही हैं, ये वाली, इस तरह की जो एडहेरेंस बन जाती हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में पेरी हेपेटाइटिस की वजह से, जो है फक्स कर्टिस सिंड्रोम में, ठीक है। तो ये जो होगी ना, दिस इज़ वॉयलेंट स्ट्रिंग अपेयरेंस इन द फिट्स हग कर्टिस सिंड्रोम, ये आपने याद रखना है, पेरी हेपेटिक एडहेरेंस। देन इन्वेस्टिगेशन, जो आपका यूक्यू है, सबसे पहले आप क्लिनिकली डायग्नोज करोगे, पेशेंट को पेन होगी, डिस्चार्ज होगा, फीवर होगा, और इस तरह की चीज़ों से आप उसको डायग्नोज करोगे। देन आप एग्जामिनेशन करोगे, फिर आप इन्वेस्टिगेशंस करवाओगे। इन्वेस्टिगेशंस में आप क्या करवाओगे, सीबीसी करवाओगे। सीबीसी में इन्फेक्शन के केस में क्या होता है, लिम्फोसाइट्स जो हैं वो ज़्यादा हुए होते हैं, वाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो ज़्यादा हुए होते हैं। सो रेज्ड वाइट सेल काउंट, न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं अगर वो हमारे ज़्यादा मिलें तो इसका मतलब एक्यूट इन्फ्लेमेशन चल रही है। अगर वाइट सेल काउंट कम मिलता है तो दैट मीन्स कि सीवियर इन्फेक्शन है। फिर सीबीसी के साथ साथ आप क्या करवाते हो, सी रिएक्टिव प्रोटीन, ESR करवा लेते हो। फिर आप क्या करवा लेते हो, बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए जिसके अगेंस्ट आपने एंटीबायोटिक थेरेपी देनी है, कल्चर्स करवा लेते हो। देन आप जो है वो एडहेरेंस चेक करने के लिए क्या करवाओगे, अल्ट्रासाउंड करवा लोगे एब्डोमिनल पेल्विस का। फिर अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं हो रहा तो आप क्या करोगे, लैप्रोस्कोपी करोगे, विच इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। और अगर आपको लग रहा है कि इसको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो सकती है, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी तो हो सकती है ना पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में, उसकी वजह से भी तो पेन हो सकती है, क्योंकि मोस्टली पीआईडी भी एसिम्प्टोमेटिक होता है। अगर पेन होना शुरू हो जाए, इट मीन्स कि पीआईडी पहले से था, अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है, तो उसको कंफर्म करने के लिए आप प्रेगनेंसी टेस्ट करवाओगे। सो इन्वेस्टिगेशंस में अगर आपको यूक्यू आता है तो आप क्या क्या लिखोगे, आप लिखोगे क्लिनिकल एग्जामिनेशन, देन द जो आपकी कल्चर है, सीबीसी है, ESR है, सी रिएक्टिव प्रोटीन है, कल्चर्स हैं, देन योर अल्ट्रासाउंड जो आप एब्डोमिनल और पेल्विक करोगे, देन यू विल, मतलब आप जो है वो करोगे ये जो लैप्रोस्कोपी, अगर आपने कंफर्म गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, मतलब समझ नहीं आ रही पेशेंट को क्यों पेन है, मतलब वजह क्या है पेन की, समझ ही नहीं आ रही, ना सीबी से पता चल रहा है, ना उससे पता चल रहा है, ना आपको जो है वो शायद उसकी सीबीसी वगैरह नॉर्मल आए, तो उसका कल्चर ना आए कुछ भी कल्चर में, तो फिर आप लैप्रोस्कोपी करोगे। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन तो आपने किया, वो एडवांस स्टेज में थी, उसमें तो एडवांस स्टेज में चीज़ें नज़र आएंगी, तो आपने क्या किया, लैप्रोस्कोपी की। अगर आपने कंफर्म करना है तो प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हो, एक टॉपिक प्रेगनेंसी के लिए।
देन आ जाता है जी आपका ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट क्या है, हमने देखना है कि माइल्ड टू मॉडरेट पीआईडी है या सीवियर पीआईडी है। माइल्ड टू मॉडरेट का कैसे पता चलेगा कि पेशेंट जो है उसको बहुत हल्का सा बुखार होगा, वाइटली बहुत स्टेबल होगी, उसकी पेन बेयरेबल होगी, मतलब कि वो ये नहीं है कि वो उसकी हालत बुरी हो जाए और वो इमरजेंसी में आई हो, ऐसी बात नहीं है। बियरेबल पेन होगी, मोबिलाइज्ड होगी, मतलब आपके पास ओपीडी में जनरल एक पेशेंट आ रही है, कह रही है कि मैं चलती फिरती हूँ, अच्छा खाती पीती हूँ, कोई मुझे मसला नहीं है, बस पेन होती रहती है और ये है कि कभी कभार हल्का सा बुखार हो जाता है, वाइटली स्टेबल है, तो इट मीन्स दैट दिस इज़ अ माइल्ड केस। तो माइल्ड केस के लिए आप क्या ट्रीटमेंट दोगे, आप उसको ओरल ओफ्लॉक्सासिन दोगे, fluoroquinolone. It is a fluoroquinolone which you will give to this patient. Ofloxacin. Ofloxacin कितनी देनी है आपने, 400 mg ट्वाइस अ डे, ओरल मेट्रोनिडाजोल के साथ मिला के, वो भी हमारी 400 है, ट्वाइस अ डे है, 14 दिन के लिए। 14 दिन के लिए आपने 2 देनी है, ठीक है। आपको याद है बैक्टीरियल वेजिनोसिस में मैंने मेट्रो याद करवाई थी क्लिंडामाइसिन के साथ, क्लीन द मेट्रो। यहाँ पे आपने मेट्रो के साथ ओफ्लॉक्सासिन याद रखना है। ओ मेट्रो, बुलाओ मेट्रो को, ओ मेट्रो। सो ओ मेट्रो 14 दिन के लिए आपने देनी है ओफ्लॉक्सासिन मेट्रोनिडाजोल। मैं आपको ना इसकी डोजेस कोशिश कर रही हूँ याद करवाने की, क्योंकि याद जो है वो करना एक आपको लगता है कि अज़ाब है हमारे ऊपर कुछ चीज़ ना मेमोराइज़ करना। सो मैं आपको याद करवा रही हूँ, ओफ्लॉक्सासिन मेट्रोनिडाजोल, ओ मेट्रो, दोनों 14 दिन के लिए देने हैं, 400 mg की दो दफ़ा दिन में। सिंपल आसान याद हो गई। देन हम बात करते हैं कि इसके अलावा वी हैव द सेफ्ट्राइक्सोन, मतलब कि आपकी एक सेफ्लोस्पोरिन भी है, वो भी आप दे सकते हो। सेफ्लोस्पोरिन में आपने जो है वो 250 mg की सिंगल IM इंजेक्शन लगाना होता है। ओरल डॉक्सीसाइक्लिन आप दे सकते हो 100 mg की ट्वाइस अ डे। और मतलब सेफ्ट्राइक्सोन का आपको वैसे भी पता है कि हम ना इसमें इंजेक्शन ही लगाते होते हैं, मतलब जनरल सा एक कॉन्सेप्ट है कि सेफ्ट्राइक्सोन जो है वो आप मोस्टली मतलब IM इंजेक्शन लगाते हो और सिंगल लगाते हो। फिर डॉक्सीसाइक्लिन आपका मोस्टली आपने याद रखना है कि 100 जो है ना डॉग्स हैं, तो डॉक्सीसाइक्लिन मतलब 100 mg ट्वाइस अ डे। देन ओरल मेट्रो अगेन वही डोज है 400 mg की, भी 14 दिन के लिए। मतलब मेट्रो जो ऊपर थी उसके साथ एक डॉग आ गया और एक जो है ना आपके पास जो है वो सेफ्ट्राइक्सोन आ गई है। सेफ्ट्राइक्सोन इंजेक्शन है, डॉग 100 है और जो है आपका मेट्रो वो पहले से 400 की तरह ही है। सो अब हमारा आ जाता है थर्ड केस, जिसमें आप जो है वो सेफ्ट्राइक्सोन वही वाली है जो ऊपर हमने डिस्कस की, और जो है इसके साथ हमने जीथ्रोमाइसिन देनी है 1 ग्राम पर वीक। मतलब यहाँ पे सेफ्ट्राइक्सोन के साथ अजीथ्रो है, ऊपर सेफ्ट्राइक्सोन के साथ डॉक्सी थी, यहाँ पे जीथ्रो आ जाएगी 1 ग्राम पर वीक और 2 हफ्ते के लिए देनी है। तो ये हमारी जो है माइल्ड टू मॉडरेट केस में हमने क्या क्या इस्तेमाल किया, हमने मेट्रो इस्तेमाल की, हमने जो है वो मेट्रो के साथ जो ऊपर था मतलब वो बैक्टीरियल वेजिनोसिस में उसमें क्लिंडामाइसिन इस्तेमाल की थी ना, और यहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल किया, ओफ्लॉक्सासिन। देन मतलब मेट्रो को बुला के हमने फिर सेफ्ट्राइक्सोन डॉक्सी ऐड कर दी, और फिर तीसरी क्या है कि खाली हमने कोई मेट्रो पे भरोसा नहीं करना, हम सेफ्ट्राइक्सोन के साथ जो है ना एजिथ्रोमाइसिन दे देंगे। फिर आता है स्फीयर इन्फेक्शन। तो स्फीयर इन्फेक्शन मतलब कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि स्फीयर इन्फेक्शन है। तो स्फीयर इन्फेक्शन में क्या होगा, हाई ग्रेड फीवर होगा, मतलब उसका ऑपोजिट हो जाएगा, वाइटली पेशेंट अनस्टेबल होगी, इमरजेंसी में आई होगी और आपके पास उसकी पेन जो है वो अनबेरेबल होगी और वो उठा नहीं जाएगा, उससे बेड रिटर्न होगी, मोबाइल नहीं होगी। सो इसका ऑपोजिट है, सिंपल सी बात है। तो स्फीयर इन्फेक्शन में आप क्या करते हो, जनरल जो एडिक्वेट सपोर्टिव केयर होती है मतलब उसको देते हो। सपोर्टिव केयर में आपको पता है क्या करते हैं हम, मतलब बहुत से आपने पढ़ लिया होगा, सर्जरी भी अगर आपने पढ़ी है तो वहाँ पे भी आपको समझ आ गया होगा सपोर्टिव केयर में कि resuscitation of patient with the maintenance of respiration and circulation if required. then IV fluids है उसकी जो है मेंटेन करेंगे, यूरिन आउटपुट इनपुट, और उसको जो है वो मतलब उसकी वाइटली मॉनिटरिंग करेंगे, उसकी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करेंगे, उसकी एडिक्वेट न्यूट्रिशन हाइड्रेशन मेंटेन करेंगे, मतलब जो जनरल एक सपोर्टिव केयर होती है हमारी। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको एंटीबायोटिक्स, यहाँ पे जो सपोर्टिव केयर में मेन चीज़ आती है एक्स्ट्रा, डैट इज़ पारेंट्रल एंटीबायोटिक्स, क्योंकि ये इन्फेक्शन है। देन मतलब ये ना आपको खुद पता होना चाहिए, सपोर्टिव केयर में 2 चीज़ें ऐड करनी होती हैं, अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स,
और अगर उसको ब्लड लॉस है तो सपोर्टिव केयर में उसकी ट्रांसफ्यूजन्स और क्रॉस मैचिंग ऑफ ब्लड भी ऐड हो जाएगा। बाकी जनरल सपोर्टिव केयर जो है वो सेम होती है हर जगह। दैन स्फीयर पीआईडी में मतलब ये हमने दे दिया, मतलब स्फीयर पीआईडी में ना आपकी ये एंटीबायोटिक्स हैं और सपोर्टिव केयर है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो हैं वो आपने देनी है पीआईडी में। अब आपको पता चला कि पीआईडी में जो है ना आपका प्रोटोज हुआ था, तो अब क्या दोगे, मेट्रो दोगे, मेट्रोनाइडाजोल। फिर अगर ग्राम नेगेटिव है तो फिर आप क्या देते हो, थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन, जिसमें भी आता है सेफ्ट्राक्सोन और फ्लोरोक्विनोलॉन्स। देन वी हैव द ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव में आप क्या दोगे, मैक्रोलाइड्स दोगे, अजीथ्रोमाइसिन। पॉजिटिव है ना तो इस तरह याद कर ले, पॉजिटिव इज़ मैक्रो, मतलब बड़ा है, पॉजिटिव चार्ज बड़ा होता है ना तो मैक्रो। सो पॉजिटिव में आप क्या दोगे, मैक्रोलाइड्स दोगे। देन बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव में आप क्या दोगे, टेट्रासाइक्लिन्स, मतलब अब जो है ना ऐड हो गए हैं, टेट्रा मतलब ज़्यादा हो गए हैं। सो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव टेट्रासाइक्लिन। सो याद हो गया होगा आई थिंक इस निमोनिक्स से कि प्रोटोजो है तो मेट्रोनाइडाजोल, नेगेटिव है तो वो आपको खुद भी पता है थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन्स वर्क करती हैं, फ्लोरोक्विनोलॉन्स। अगर जो है वो पॉजिटिव है तो मैक्रोलाइड्स, अगर दोनों हैं तो टेट्रासाइक्लिन्स। ये मेडिकेशंस हैं, सेफ्ट्राक्सोन 2 ग्राम आईवी ओरल, डॉक्सीसाइक्लिन है। डॉक्सीसाइक्लिन की पहले भी डोज हमने याद की 100 mg की होती है मोस्टली। फिर आप साथ में जो है मेट्रोनाइडाजोल 500, वहाँ पे 400 थी, यहाँ पे 500 कर दें। सो सेफ्ट्राक्सोन क्या है 2 ग्राम्स, डॉक्सी 100, मेट्रोनाइडाजोल 500। सो कौन कौन सी है, मेट्रो, सेफ्ट्राक्सोन और डॉक्सी। ये आपको दूसरा जो ऑप्शन मैंने दिया था ना, ये वो वाला ऑप्शन डिस्क्राइब कर रहे हैं। देन इज़ पेशेंट स्टेबल, डिस्चार्ज ऑन फॉलोइंग मेडिसिन। तो अब स्टेबल हो गया तो ये एंटीबायोटिक्स दे के स्टेबल हो गया तो अब उसको डिस्चार्ज करना है। कैसे करेंगे, उसको 14 दिन के लिए ओरल थेरेपी पे लगा देंगे। उसमें क्या है, क्लीन करनी है ना, अब हमने सफाई सुथराई करनी है, ट्रीटमेंट हमने सपोर्टिव दे दी, हमने क्लीन करना है। क्लीन के लिए क्या है 900 mg, मतलब बहुत ज़्यादा डोज़ है, याद रखना है सबसे ज़्यादा डोज़ यहाँ लिखी हुई है, पहले हमने कोई 900 mg की नहीं दी। तो TDS है मतलब 3 टाइम्स अ डे, मतलब बहुत ज़्यादा, तो डोज भी इतनी ज़्यादा है और 3 टाइम देनी है। जेंटामाइसिन पढ़ी है पहले, नहीं पढ़ी तो जेंटामाइसिन IV लोडिंग डोज 2 mg पर kg फॉलोड बाय 1.5 mg पर kg, मतलब पहले 2 mg की लोडिंग डोज दे के फिर 1.5 पे मेंटेन कर दिया। देन फॉलोड बाय ईदर क्लिंडामाइसिन 450 mg QID डेली और डॉक्सीसाइक्लिन BD प्लस ओरल मेट्रोनाइडाजोल। सो ये है, ये आप ऊपर वाला याद कर लें, क्लिंडामाइसिन, जेंटामाइसिन और फिर क्लिंडामाइसिन है, फिर डॉक्सीसाइक्लिन और मेट्रोनाइडाजोल। डॉक्सीसाइक्लिन और मेट्रोनाइडाजोल ऊपर वाली है, और फिर क्या है ओफ्लॉक्सासिन मेट्रोनाइडाजोल। ये पहली वाली जो हमने पढ़ी थी ना ओ मेट्रो ये वो वाली है। ओफ्लॉक्सासिन 400 mg की है। और ये प्रेगनेंसी के अंदर जो है ना आप देते हो, ये आप सब पता होना चाहिए प्रेगनेंसी में कौन सी ड्रग्स देते हो, तो सीफोटेक्सीन देते हो, अजीथ्रोमाइसिन और मेट्रोनाइडाजोल प्रोटोजोआ के लिए, अजीथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड है ना तो पॉजिटिव के लिए, ग्राम पॉजिटिव के लिए, और सीफोटेक्सीन जो है ये आप ग्राम नेगेटिव के लिए। मतलब आपको पता हो कि ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव और मैंने एनारोब्स के लिए क्या देना है, प्रोटोजोआ के लिए। फिर अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्या है कि प्रेगनेंसी में आपको पहले भी पता है, फॉर्मा में आपने पढ़ा होगा कि हम डॉक्सीसाइक्लिन मतलब टेट्रासाइक्लिन्स नहीं देते, हम जो है वो जेंटामाइसिन नहीं देते, ऑटोटॉक्सिसिटी और दूसरे इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं माइनोग्लाइकोसाइड्स के। ओफ्लॉक्सासिन हम नहीं देते, तो कौन सी ड्रग्स देते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि मेट्रोनाइडाजोल दे सकते हैं आप, उसको जो है वो मेट्रोनाइडाजोल दे सकते हैं आप, उसको जो है वो ज़ीथ्रो दे सकते हैं, अजीथ्रोमाइसिन दे सकते हैं और सीफोटेक्सीन दे सकते हैं। सो ये वाली चीज़ें आपने नहीं देनी हो। फ्लॉक्सासिन मतलब आपको पता है फ्लोरोक्विनोलॉन, टेट्रासाइक्लिन्स और जो जेंटामाइसिन है ये नहीं देंगे। सर्जिकल ट्रीटमेंट लेप्रोस्कोपी आप कब करते हो, मैंने आपको बताया कि लेप्रोस्कोपी इसका गोल्ड स्टैंडर्ड होता है जब आपको समझ नहीं आ रही, मतलब कब आप करोगे, तो अगर तो आपने एब्सेस की ड्रेनेज करनी है तो आप जो है लेप्रोस्कोपी करोगे। अगर आपकी दवाइयों से फ़र्क नहीं पड़ रहा,
अगर आपको लग रहा है कि दूसरी कॉजेज़ ऑफ पेन है, आपको समझ नहीं आ रही PID है या क्या है, अपेंडिसाइटिस की तो नहीं है पेन, कहीं एंडोमेट्रियोसिस की या ओवरियन पैथोलॉजी की तो पेन नहीं है, तो उसको कंफर्म करने के लिए आप जो है वो आप ये करवाते हो लेप्रोस्कोपी। फिर एडिहेंस जो बनी हुई है उनको तोड़ने के लिए आप लेप्रोस्कोपी करवा सकते हो। तो समटाइम्स रिमूवल ऑफ इफेक्टिव ट्यूब। तो एक तो आपने ट्रीटमेंट कर लिया लेप्रोस्कोपिक से, और दूसरा डायग्नोज क्या किया कि दूसरी कॉजेज़ तो नहीं है। ट्रीट क्या किया, वहाँ पे कोई एडिहेंस बनी हुई है तो उसको तोड़ दिया, ट्यूब रिमूव करनी है तो उसको रिमूव कर दिया, वहाँ पे एब्सेसिस बनी हुई है तो उनको रिमूव कर दिया। और अगर थेरेपी से फ़र्क नहीं पड़ रहा तो फिर आपने लेप्रोस्कोपी करनी है और देखना है, डायग्नोज और ट्रीट करना है। एड पारेंटल थेरेपी व्हेन। अब पारेंटल थेरेपी कब करनी है, जब जो है स्फीयर इन्फेक्शन है, एडनेक्सल मैसेस में एडनेक्सल एब्सेसिस बन गए, जनरलाइज सेप्सिस है और ओरल ट्रीटमेंट से फ़र्क नहीं पड़ रहा, स्फीयर एब्डोमिनल पेन है, तो इस केस में आपने क्या करना है कि पारेंटल थेरेपी, इन्फेक्शन, एब्सेसिस, सेप्सिस और ओरल ट्रीटमेंट से फ़र्क नहीं पड़ रहा तो फिर आप पारेंटल दोगे और बहुत ज़्यादा पेन है, पेशेंट की काउंसलिंग या आपको पता होना चाहिए जो आपने करनी होती है इन केस ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के पार्टनर एंड अदर सेक्शुअल कॉन्टैक्ट शुड बी स्क्रीन्ड, देयर इज़ अ रिस्क ऑफ री इन्फेक्शन इन द पार्टनर इफ़ नॉट ट्रीटेड, तो फिर पार्टनर को भी ट्रीट करना है। यूज़ ऑफ बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ फर्दर रिकरेंसेस, रिस्क ऑफ ट्यूबल डैमेज लीडिंग टू सबफर्टिलिटी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, क्रॉनिक पेल्विक पेन विच इंक्रीजेज विद फर्दर एपिसोड्स ऑफ इन्फेक्शन, और मतलब ये बढ़ सकता है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस बता देनी है आपने। प्रॉम्प्ट एंड अर्ली ट्रीटमेंट विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ सबफर्टिलिटी, सीक अर्ली मेडिकल एडवाइस इफ प्रेग्नेंट ड्यू टू द रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो खुश नहीं होना, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की पेशेंट को समझा के भेजना है कि खुश होने की बात नहीं है कि प्रेग्नेंट हो गई हो, आपने डॉक्टर के पास आना है बिकॉज इट कैन बी एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और दिस इज़ ऑल अबाउट द PID। सो आई होप आपको समझ आई होगी PID की, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की। You should know about the mainly the investigations, its treatment, how we'll treat this patient, counsel the patient. Pathophysiology as such important नहीं होती, but these are the things. So this is all about it.